हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, और साथ ही साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि आदित्य एल1 जो अभी इसरो के द्वारा सूर्ययान जो है भेजा गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। और सबसे पहले करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभी हाल ही में जो है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया है? तो ये 31 अगस्त को मनाया गया है अभी, विश्व संस्कृत दिवस। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है? तो रायपुर में अभी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ। नेक्स्ट है, किस राज्य के चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम राज्य के चोकवा चावल को अभी जो है जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता को आयोजित हुई है? तो बांग्लादेश में हुई है ये, जो कि 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, किस देश की डेनियल मेकगाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो कनाडा की है, जिनका नाम है डेनियल मेकगाहे, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो भूटान और मॉरिशस को। साथ में ये भी याद रखिएगा सिंगापुर को। तो भारत ने जो है अभी गैर बासमती सफेद चावल निर्यात की अनुमति दे दी है भूटान, मॉरिशस और किसे? सिंगापुर को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने अभी जो है महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? भारत करने जा रहा है। तो ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का पहला संस्करण कहाँ होगा? भारत में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। अब तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 4 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा 2 सितंबर, यानी कि जो 2 सितंबर होता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो दुनिया भर में सभी नारियल उत्पादक देश जो है हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 1969 में यूएनईएसकेप के द्वारा जो है तत्वाधान में स्थापित नारियल उत्पादक देशों के एक अंतर सरकारी संगठन अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय का स्थापना दिवस, जो कि भारत में आईसीसी का संस्थापक सदस्य है। वहीं इस फल के लाभों को समझने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है बेसिकली। और भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, अगर हम इंडिया में बात करें तो कहाँ कहाँ पे नारियल का जो है उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जो कि मुख्य राज्य है जो कि नारियल को उगाते हैं। वहीं एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय, जिसे एपीसीसी का जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता में है, और इंडोनेशिया में है इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में एशियाई देशों ने मिलकर जो है नारियल के विकास और उत्पादन, बिक्री और निर्यात का समर्थन करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा एपीसीसी को, जो कि एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, और
और इसको स्थापित किया गया था 1969 में। 2009 में जो है APCC, ओके, क्योंकि हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाने की पहल शुरू की गई थी। 2009 में इसकी शुरुआत होती है। वही भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, केन्या और वियतनाम जो है कुछ ऐसे देश हैं जो कि APCC के सदस्य हैं। तो याद रखिएगा APCC क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जो कि पर्टिकुलर वो सभी देश हैं जो कि क्या करते हैं, नारियल का जो नारियल है, इसके उत्पादन को यहाँ पे बढ़ावा कैसे देना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो 2 सितंबर 2009 को पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को चुन लिया गया है, जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इनका नाम याद रखिएगा, जय वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष चुन ली गई हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो पहली बार रेलवे की ओर से किसी महिला को अध्यक्ष और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। ये जो काम हुआ है, ये 166 साल में 166 साल के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे के इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो कि 1 सितंबर 2023 को ही जय वर्मा अपना पदभार जो है ग्रहण कर लेंगी, जो कि कर चुकी हैं ऑलरेडी। ओके, तो भारतीय रेलवे में जो है जया वर्मा ने अपने 35 साल का समय दिया है, और इसके बाद इन्हें जो है रेलवे अध्यक्ष और सीईओ का पद दिया गया है। तो याद रखिएगा, पहली बार रेलवे की ओर से किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। उनका नाम क्या है? जय वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, और इसके लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये है पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो रामनाथ कोविंद जी को जो है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि एक कमेटी का गठन किया गया है, इसके लिए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, देश में जो है वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर जो है देश में बात चल रही है, जो कि बहस छिड़ गई है। इसी में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के अध्ययन के लिए जो है 8 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि 3 सितंबर को इस कमेटी के प्रमुख जिन्हें चुना गया है, उनका नाम है जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद, एक्शन में दिखे हैं। इन्होंने जो कानून मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की है इस बारे में। तो याद रखना है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एमी अवार्ड जीतने वाली जो कि इंटरनेशनल अवार्ड है, ये जीत गई हैं एकता कपूर, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो एकता कपूर को जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। एकता कपूर एक बिजनेस वूमेन है, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड्स का अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है, जो कि पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इतिहास रचते हुए एकता कपूर ने जो है न्यूयॉर्क के 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इस अवार्ड को नवाजा जाएगा। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस की जो कि प्रेसिडेंट है और सीईओ है, इनका नाम है ब्रूस एल पेसनर, ने इसका ऐलान किया है। ये अवार्ड जो है जीतने वाली पहली महिला है, जो कि भारतीय महिला और फिल्म मेकर बन गई है। एकता कपूर को जो है इंडियन टीवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सम्मानित किया जाएगा। वहीं एकता जो है टेलीविजन प्रोडक्शन बालाजी टेलीफिल्म्स की को फाउंडर भी हैं। इन्होंने जो है टीवी पर कई हिट शो दिए हैं, जो कि 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में होने वाला है 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। इसी में ही जो है एकता कपूर को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो याद रखना है, एकता कपूर जो है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हाल ही में जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक ने जो है एक रिपोर्ट पेश की है जो कि 2023 की है। इसमें ए प्लस रेटिंग किसे मिली है? तो ए प्लस जो रेटिंग है वो किसे दी गई है? तो शक्तिकांत दास जी को दी गई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो शक्तिकांत दास जी हैं, इन्हें जो है अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक टैक्स रिपोर्ट 2023 के लिए इन्हें ए प्लस की रेटिंग दी गई है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हाल ही में एक घोषणा किया है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आप आरबीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो गवर्नर है जो कि शक्तिकांत दास, जो कि प्रतिष्ठित ग्लोबल साइंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 ने ए प्लस रेटिंग से इन्हें सम्मानित किया है। ये प्रशंसा उन्हें दुनिया भर में केंद्रीय बैंक गवर्नरों के शिखर पर रखती है। तो इनके बारे में इतना याद रखना है, जो कि ए प्लस रेटिंग दी गई है किन्हें? गवर्नर शक्तिदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाल ही में खबरों में देखा गया है कि ऑपरेशन मुस्कान जो है किस शहर में लागू किया गया था? तो ऑपरेशन मुस्कान जो कि एक तरीके का अभियान है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये किस राज्य में, किस शहर में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, महाराष्ट्र में इसे शुरू किया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अभी जो है गृह मंत्रालय की परियोजना है जो कि ऑपरेशन मुस्कान, इसके तहत जो है इस साल अब तक जो है मुंबई पुलिस ने 5,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है, जो कि इसका उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे लापता बच्चों को ढूंढना है, उन्हें बचाना है और उनको पुनर्वास करना है, यानी उनकी फैमिली तक पहुंचा देना है। तो ऑपरेशन मुस्कान जो पर्टिकुलर क्या है, उन बच्चों को ढूंढती है जो कि अपनी फैमिली से या फिर घर से कहीं से खो जाते हैं या फिर बिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए ही काम करना है ऑपरेशन मुस्कान, जो कि मुंबई पुलिस ने अब तक जो है 5,000 से अधिक जो है नाबालिग हैं उनको बचाया है, वो उन्हें ढूंढा है और उनको उनके घर तक छोड़ा गया है। तो ये जो इसके बारे में याद रखेगा ऑपरेशन मुस्कान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो अभी वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है सांता थोटम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे, सांता थोटम को जो है अभी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया है। भारतीय अन्वेषक और दूरदर्शी जिनका नाम है सांता थोटम, जो कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में प्रतिष्ठित विश्व इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो है नवाचार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के प्रमाण के रूप में आता है, जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है, जिसमें शिक्षा, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, पीसीएससी और फिर उसी के साथ जो है आईएएस जैसी सिविल सेवाओं में पद की तलाश करने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी, इनका नाम है सांता थोमेट, याद रखना है आपको, जो कि 27 से 29 अगस्त तक मैक्सिको में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड सम्मानित किया गया इन्हें। ये पुरस्कार जो है सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वहीं ब्रिक्स इनोवेशन फोरम को याद रखना है आपको, जो कि 27 से 29 अगस्त तक मैक्सिको में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है सांता थोटम के बारे में, आप लोगों को याद रखना है, इन्हें ही अभी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के द्वारा विश्व प्रतिष्ठित जो कि विश्व इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसके साथ? तो भारत और किसके साथ करना चाहता है? यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो अमेरिका और जो भारत है वो दोनों देश मिलकर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ाने हेतु टास्क फोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय अमेरिका टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य जो है 1 दशक के भीतर दोनों देशों के बीच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। कब तक? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को जो है 100 अरब
तक बढ़ाने की बात कही है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग है वो 2025 से 26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य बना के चल रहा है। इसमें टास्क फोर्स के प्रमुख उद्देश्यों में व्यापार को बढ़ावा देना है और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे क्या हो नौकरियां ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जा सके और वैश्विक तकनीकी परिस्थिति तंत्र के साथ निर्बाध एकीकरण प्राप्त करना शामिल किया गया है। तो भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में अभी लाडली बहन योजना का संबंध जो है किस राज्य से है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाडली बहन योजना का जो संबंध है किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो लाडली बहन योजना के बारे में इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं पहले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में राज्य के आर्थिक रूप से गरीब प्रतिष्ठित महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की। ये जो 5 साल में इस योजना पर जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पूरे 5 साल में। लाडली बहन योजना से लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर सभी वर्गों के निम्न एवं मध्य वर्ग के गरीब महिलाओं को लाभ मिलने वाला है इस योजना से। वहीं लाडली बहन योजना क्या है, जो कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है, जिसमें 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा, जो कि 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को ये सहायता दी जाने वाली है यदि वे आयकर दाता नहीं है। उनके परिवार की जो वार्षिक आय है जो कि सालाना है, जो कि कितना होगा 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की भी घोषणा की बात कही है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 10। हाल ही में इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है। तो अभी इसरो के द्वारा जो है पहला सूर्य मिशन जो है सन मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। कहां से किया है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कहां से, श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा से जो है इसरो के द्वारा पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग बात करेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसी के द्वारा जो है इसरो के द्वारा जो है 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। तो पर्टिकुलर आपको प्लेस का नाम याद रखना है, क्या क्या रखना है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया है। आदित्य यान को जो है SLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। तो रॉकेट का नाम याद रखना है, जो कि क्या है, PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को। ये जो है 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। तो ये भी याद रखेगा, पूरा जो इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 4 मंथ का है, ठीक है, जो कि L1 पॉइंट पे ये पहुंचेगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अभी अपना हाल ही में पहला सूर्य मिशन जो कि है आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 सूर्य की ओर रवाना कर दिया गया है। आदित्य L1 जो है पृथ्वी सूर्य के बीच यानी कि लिग्रेस पॉइंट, जो कि L1 हम बोल रहे हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, रखा गया है। इसका जो पॉइंट सेंटर है जहाँ पे जो हमने जो यान भेजा है वो पर्टिकुलर किस स्पेस में बोल सकते हैं कि रखा जाएगा, तो वो कौन है, L1 पॉइंट पे रखा जाएगा, जो कि पृथ्वी से इसकी दूरी करीब कितनी है, 15 लाख किलोमीटर की है। L1 पॉइंट से सूर्य को सीधा देखने का प्रमुख लाभ मिलता है। यह जो है किसी भी अंतरिक्ष यान पर सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाती है। जो L1 पॉइंट को हमने यहाँ पे सोचा है, जो कि L1 पे हमने सोचा है कि हम लोग यहाँ पे जो है जो हमारा यान है वो रहेगा। वो क्यों रहेगा, इसका पर्टिकुलर रीजन है, जो अंतरिक्ष यान है वो सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण को ना बराबर करके रखेगा यहाँ पे, जिससे अंतरिक्ष यान की स्थिति जो है स्थिर रहने वाली है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। जहाँ पे क्या है, इसे होगा क्या, L1 पॉइंट पे जो हमारा यान है वो वहां पे रहेगा, इससे ईंधन की बचत भी होगी।
अब बात करते हैं कि जो हमने आदित्य एल1 मिशन को भेजा है ये क्या करेगा। तो क्या करेगा आदित्य एल1 जाके, तो इस मिशन का लक्ष्य जो है वो सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता और सूर्य के तापमान, कोरोनल मास इंजेक्शन को कोरोना के तापमान को, अंतरिक्ष मौसम सही समेत कई दूसरे वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने वाला है। तो इसका जो रीजन रखा गया है, तो वो इतने सारे क्वेश्चंस को ना वहाँ पे वो ढूंढ के लेके आएगा इन सभी का आंसर। तो वो वहां से बताता है। देखते हैं ये जो है करंट अफेयर में तो बना ही रहेगा आपका, तो वहां पे हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है आगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। फोर ऑप्शन आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एंड ये है लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटाया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी श्रीलंका से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।